दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो डाक बंगले का खानसामा है उसने बताया कि आप लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपसे पहले 14 जो टूरिस्ट हैं वो हफ्ते भर के लिए यहाँ पर रहे, लेकिन उनको बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए। उसी क्रम में जो बात है हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतरते रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपने मनस्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने जो हिमालय की जो श्रृंखला का एक दृश्य देखा और फिर वो वहाँ पर रुकते हैं, सामने इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हम इन हिम शिखरों का दर्शन करें। और होता भी ऐसा ही है कि वो लोग सभी बैठते हैं, चाय पी रहे होते हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं, सामने के दृश्यों को देख रहे हैं। बादल जो हैं वो भी धीरे धीरे उतर रहे थे, यानी कि मौसम खुला हो रहा था और ये जो हिम शिखर हैं उनकी जो रेखाएं हैं वो भी अनावृत हो रही थी, अर्थात जो बादल हैं वो दूसरी तरफ जा रहे थे। आकाश है वो खुला हो रहा था और उस बर्फ़ के दर्शन उन्हें हो रहे थे। लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिमशिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, ये अगर बता पाता तो वह खरोंच, ये पीर ही क्यों रह गई होती। यहाँ पर जो लेखक है वो ये कह रहा है कि सामने के जो दृश्य को देख करके और हमारे पास उसको बयां करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए शब्द ही नहीं थे। हम तो एक तरह से निःशब्द हो गए, निरुत्तर हो गए थे, क्योंकि सामने का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, बड़ा ही विहंगम था। उसी क्रम में आगे देखिएगा, लेखक कह रहा है कि सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की शील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए क्यों हिमालय जाते थे, ये पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो उस रोमांचक दृश्य के बारे में बात कर रहा है। यहाँ लेखक कह रहा है कि हमें सामने एक धुंधला सा जो संवेदन है इसका वो अवश्य था। बर्फ की शील के सामने खड़े होने पर मुंह पर जैसे ठंडी ठंडी भाप लगती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, वैसे ही जो हिमालय की शीतलता थी वो हमारे माथे को छू रही थी और उसके कारण जो अंतर्मन के सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व और सारे जो ताप थे वो नष्ट हो रहे थे। कहने का तात्पर्य यानी कि मन की जो उद्वेलिता है या मन में जो हलचल है वो सब शांत हो गई थी। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि ताप 3 प्रकार के होते हैं। एक है दैहिक यानी शरीर संबंधी, एक है दैविक, देवीय संबंधी, दूसरा भौतिक, इस सांसारिक जगत संबंधी। ये 3 प्रकार के यानी कि ताप कहे गए हैं, 3 प्रकार के कष्ट कहे गए हैं। और यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात भी कह रहा है कि उसको शमित करने के लिए, शमित का अर्थ होता शांत करना, उसे शांत करने के लिए हमारे जो साधक थे
वो साधक यहाँ पर आते थे। और लेखक यहाँ पर ये बात भी कहना चाह रहा है कि अब समझ में आया है कि वास्तव में हमारे जो पुराने साधक थे वो हिमालय की ओर क्यों आते थे, अर्थात इस तरफ आने पर उन्हें एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति है वो मिलती थी, वहीं पर यहाँ का जो वातावरण था वो भी उनके अनुकूल था, जिससे मन के सारे जो ताप हैं, जैसे दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं और सारे जो अंतर्द्वंद्व हैं वो नष्ट हो जाते थे। इसी क्रम में लेखक आगे कह रहा है, और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के एक क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिमराशि, जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, गाठियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो उस बर्फ को देखने के पश्चात उसकी स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। लेखक कह रहा है कि हमारे मन में एक दूसरा तथ्य और आ रहा था, और वो ये था कि ये जो बर्फ है, ये जो हिमराशि है, वो न जाने कितनी सालों पुरानी है। ये एक तरह से अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुई है। जो विदेशी लोग हैं वो इस हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम यानी कि एटर्नल स्नो इन्होंने कहा है। फिर यहाँ पर जो लेखक है वो उस समय के दृश्य का चित्रण कर रहा है, जो सुहावना दृश्य है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो सूरज ढल रहा है, सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, गाठियों का जो क्षीण आभास होने लगा था, अर्थात वो सारी जो सामने की चीज़ें हैं वो साफ और स्पष्ट देखने को मिल रही थी। आगे इसी क्रम में लेखक कह रहा है कि आतंकित मन से मैंने ये सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अंत काल से इन सोने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते रहे हैं। लेखक कह रहा है कि हमारा जो मन था वो भयभीत भी था थोड़ा, और वो ये सोच रहा है कि आज तक ये जो एक तरह से चिरंतन जो बर्फ है, इसके ऊपर कभी मनुष्य का पैर पड़ा भी है या नहीं। अनंत काल से इस सोने बर्फ ढके जो ये दर्रे हैं, सिर्फ बर्फ के जो अंदर हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंधी है वही आती रहती है, ये बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। आगे जो लेखक है उसी दृश्य को, यानी कि जो शाम का जो दृश्य है, उस दृश्य को शब्दबद्ध करता हुआ कह रहा है कि सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, गाठियाँ गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे और मुँह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सब कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। यहाँ लेखक शाम का जो समय है उसका चित्रण कर रहा है, और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने चित्रण किया है कि जब सूरज डूबने लगा तो ये जो ग्लेशियरों की जो बर्फ है अब वो पिघलने लगी। यहाँ पर जो बात है कि पिघली केसर बहने लगी, तो पिघली केसर बहने का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे ही शाम के समय सूर्य की किरणें उस बर्फ पर पड़ी तो उनका जो रंग है, यानी कि सूर्य की किरणों के बर्फ पर गिरने के कारण जो उसका रंग है वो केसर की भांति लगने लगा। लेखक आगे कहता है कि बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, अर्थात उसका जो रंग रूप है ऐसा लगने लगा, गाठियाँ गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे और हाथ मुँह धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम थे, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन या अपने में डूब गए हों।
कहने का मतलब वहाँ पर सभी उस दृश्य को देख करके भावमग्न हो गए और अपने भीतर ही भीतर एक चिंतन में लीन हो गए। आगे वाले क्रम में बात यहाँ पर लेकर कह रहा है कि थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है और इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो रात के दृश्य की बात कर रहा है। रात के दृश्य के साथ अपने मन के बारे में भी बात कर रहा है। जो अपने मन की जो स्थिति है उसके बारे में भी लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। लेखक कह रहा है कि थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे कि बर्फ सो रहा हो, और हम एक अलग आराम कुर्सी खींच करके बैठ गए। और ये मेरा जो मन था वो कल्पनाहीन क्यों हो गया? लेखक अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि आज जो उसकी कल्पना शक्ति है उसको क्या हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। और ये मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, है एक शब्द भी तो नहीं जानता। यानी कि उस समय वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे कि वो अपनी जो कल्पना शक्ति है वो उनके काम नहीं आ रही थी, न ही उसके बारे में कुछ लिखने की स्थिति में थे। लेखक कह रहा है कि पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं, अर्थात मन के भीतर भी एक तरह से जो वैचारिक बादलों की गठा छाई हुई थी और वो जो परत है वो भी धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेखक इसी क्रम में आगे कह रहा है कि कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े बाही की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे बाही को नीचे खड़ा कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी हो रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत है ऊंचे उठोगे। लेखक इसी क्रम में इस बात को पेश कर रहा है कि ये शिखरों की जो प्रकृति है वो भी कुछ इसी तरह की है। अंतर्मन में कुछ उनके उभर रहा था और लेखक कह रहा है कि कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा हो, यानी जो मन है वो भी उच्च आकांक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ताकि ऐसा ही स्तर मिल सके। जो हिमालय है वह बड़े बाही की तरह है, ऊपर चढ़ गया, और जो लेखक यानी मुझ छोटे बाही को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत है ऊंचे उठोगे। अर्थात हमें वैचारिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, हमें विचारों की दृष्टि से ऊपर उठना चाहिए। आगे लेखक कह रहा है और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला, भाई हम सब तो वंडरस्ट्रक हैं कि ये है। यहाँ पर यानी सब अपने अपने विचारों में जब खोए हुए थे, अचानक उनके जो विचारों की जो तंद्रा है उसको तोड़ा गया और वो यानी कि ये कार्य किया सेन ने।
और रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पंक्ति है उसको वो गुनगुनाने लगा, गाने लगा, और सभी जो लोग थे वो वापस सक्रिय हो गए। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद वो उनके भीतर भर गया था। और सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो यहाँ पर लेखक सेन के बारे में बता रहा है कि सेन को थी, वह बच्चों की तरह मचलने लगा, चंचल था, चिड़ियों की तरह चहकने लगा। और वो ये कह रहा है कि भाई साहब हम तो एक तरह से वंडरस्ट्रक हैं। आगे देखिएगा, ये भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है, इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा वो सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखक के ने एक बात कही थी कि सेन की जो करतूतें हैं उनके बारे में आगे पता चलेगा, वो बातें यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर जो सेन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति गुनगुनाता है, जिसके कारण सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं, और वो कहता है कि हम तो वंडरस्ट्रक हैं, भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। और इस पर सभी वो हंसने लग गए, अपनी हंसी को वो रोक भी नहीं पा रहे थे। और अचानक जो सेन है वो शीर्षासन करने लगता है। जब उससे पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, हम नए ढंग से इस हिमालय को देखेगा। और बाद में पता चलता है कि जो सेन है वो बम्बई की जो चित्र शैली है, जिसमें अब जो नयापन लेकर के जो लोग चित्रकारी कर रहे हैं, उससे वह बहुत ज़्यादा नाराज रहता है। तब वह कहता है कि वो सब लोग, यानी कि बम्बई के जो सभी जितने जो लोग हैं, जीनियस हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं, वो सिर के बल खड़े होकर के और फिर दुनिया को देखते हैं, उल्टे होकर के वो दुनिया को देखते हैं। तो यहाँ पर उसी व्यंग्यात्मक रूप में वह भी यही बात कहता है कि हम भी सिर के बल इस हिमालय को देखता है। और उसी क्रम में दूसरे दिन गाठी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। लेखक यहाँ पर दूसरे दिन की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि वहाँ घाटी से हम 12 मील उतर गए थे, नीचे आ गए थे, बैजनाथ चले गए थे। और जो गोमती नदी है उसकी जो उज्जवल जलराशि है और जिसमें हिमालय की जो बर्फीली चोटियाँ छाया के रूप में दिखाई देती हैं, यहाँ लेखक यही बात कर रहा है कि पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा अर्थात मुलाकात की, उसी में डूबा रहा, उसी के विचारों में वो लीन रहा। लेखक आगे कहता है, आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को बुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक अपनी उसी यात्रा को याद करते हुए वो कहता है कि मेरा मन है पिरा उठता है। कभी कभी मेरा जो मन है वो बड़ा विचलित हो जाता है कि जो ठेले की बर्फ को देख करके और मेरे जो उपन्यासकार जो मित्र हैं जिस प्रकार से स्मृतियों में डूब गए, उनके उस दर्द को मैं समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो उस दर्द को बुलाने का ही एक तरह का बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम नज़दीक से जाकर के और उस हिमालय की बर्फ को देखने का प्रयास नहीं करते, जो कि हमें ऐसा करना चाहिए।
लेखक आगे कह रहा है कि किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था कि कबहू हो यहीं रहने रहूँगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिमशिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। लेखक अपनी मन स्थिति का चित्रण करते हुए यहाँ पर कह रहा है कि किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था कि कबहू का हाँ यही रहने रहूँगो, कि मैं कब तक यहाँ इसी रूप में रहूँगा, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिमशिखरों की ऊंचाइयों पर, कि वहाँ पर कभी वापस फिर क्या जा पाऊँगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के साथ संदेशा भेज दूं कि नहीं बंधु आऊँगा, निश्चित रूप से आऊँगा, मैं फिर लौटकर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर लेखक अपनी एक तरह से मजबूरी ही प्रस्तुत कर रहा है कि चाहते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ का जो ये भौतिकता का जो जंजाल है इसमें फंसा हुआ है। और फिर से लेखक का मन कर रहा है कि उन हिमालय की वादियों में वो जाए, वहाँ पर भ्रमण करे और वहाँ से मुलाकात करे, वहाँ उनसे मिले, परंतु फिर भी वह उस क्षण के इंतजार में है। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ठेले पर हिमालय है वो अपना पाठ पूर्ण होता है। और इस निबंध में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने संस्मरणात्मक तथ्यों को, यात्रा वृत्तांत को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छे क्रमबद्ध रूप से शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, और एक ये जो अपना निबंध है वो पूर्ण होता है। अब हम आगे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।